समझते हैं, कहां से हम पटरी से नीचे उतरे या शुरू से ही हम ऐसे थे? मुसलमानों के ममालिक की मईशत पटरी पे नहीं हो सकती कभी। क्यों? इसलिए कि मुसलमान सिर्फ एक दिन आगे की सोचता है, बाकी तो उसने जन्नत की सोचता है। इसके मुकाबले में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने 1930 या 35 में अपना एक कराची प्लान दिया था जो आगे मईशत के बारे में प्लान था। अच्छा। बहुत झूठ पे जो पैसे आए उससे हमने ब्रिक एंड मॉर्टर बना दिया इस्लामाबाद। उससे कोई इंसानी डेवलपमेंट नहीं की, हमने इमारतें खड़ी कर दी इस्लामाबाद। और इसीलिए मुजीबुर रहमान ने फिर कहा कि मुझे इस्लामाबाद आके पटसन की खुशबू आती है। मैं आज भी ट्रम्प का शुक्रगुजार हूँ, मैं आज भी IMF का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बड़े पैसे दिए और उन्होंने कभी हमें मायूस नहीं किया और वो पैसे हमें देते रहे। फिर सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, वॉर ऑन टेरर, अफगान जिहाद, जो मर्जी आप उसे कह लें, हमें डॉलर आते रहे, हम डॉलर खाते रहे, उस पर चल खड़े रहे। आज आकर फिर अब आपके सामने किताब बिल्कुल खुल के सामने आ गई। 71 के बाद से पाकिस्तान में तरक्की नाम की कोई चीज नहीं हुई। ब्रीफकेस लेके आने वालों पे तो आप इतराज कर रहे हैं, लेकिन लाने वालों को कोई नहीं पूछता। इनको कौन लेके आता है? इनको वाशिंगटन लेके आता है। वाशिंगटन लेके आता है? जी। वो कैसे? वाशिंगटन लाता है वाया इस्लामाबाद। वाया इस्लामाबाद। कभी आपने देखा है कि 8-8 गाड़ियां भी चल रही हैं मिनिस्टरों के, फिर आप कहते हैं पाकिस्तान क्यों नहीं चल रहा? एक कंट्री जो 23 दफा IMF का प्रोग्राम ले चुका है, जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है, उसका वजीर आजम कह रहा है हमने जंजीरें तोड़ दी, वो तो कहेगा यार व्हाट इज दिस रबिश। पाकिस्तान में गवर्नमेंट आप नहीं कर सकते जब तक आपके साथ पीछे आपके पिंडी की सपोर्ट नहीं हो और पिंडी वाले आपके बुरे वक्त में साथ नहीं दें। बहुत सी चीज़ों में इमरान खान ने मुझे 50 मरतबा ये बात की कि शब्बर वो नहीं हो रहा जो हम चाहते। हम उन्हें ये कहते थे कि भाई साहब आप ये नहीं समझें कि आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए लाया गया है, आप सिर्फ फेस हैं। अच्छा। गवर्नमेंट जहांगीर खान तरीन ने चलानी है। मेरी बहुत बड़ी बात की आपसे। अच्छा। और उसी को ही निकाल के बाहर कर दिया? खत्म हो गई बात, खत्म हो गया फिर किस्सा। हमने ये डिसाइड किया था कि हस्बुना किताब अल्लाह की किताब काफी है, वो एक किताब है, वो भी नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा कोई और किताब तो पढ़नी नहीं ना हमें, हमने तो कोई किताब पढ़नी नहीं। मैं कहाँ बेचता हूँ 10 सामान? अमेरिका और यूरोप। और मैं कहाँ से मंगाता हूँ ये सारे सामान? चाइना से। तो बेवकूफ होता है वो बंदा जो कस्टमर को नाराज करता है और सप्लायर को खुश करता है। हम वो हैं। हवाले का कारोबार किसके खाते में चल रहा है? मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकता। आप मुझे अंदर करवा दोगी, आप तो पेशावर चली जाओगी। 40 साल में आपने एक धेले की डिजिटल इन्वेस्टमेंट नहीं की। एम आई राइट? तो वो आबादी कहाँ खपाओगी? वो टेररिज्म नहीं करेगी तो क्या करेगी? फ्रंटलाइन पाकिस्तान विद फरजान अली के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और प्लेटफॉर्म है yspk.net का। आज हम कराची में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत ही हमारे अहम मेहमान हैं जिनसे हम मईशत पर बात करेंगे, क्योंकि फ्रंटलाइन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि जब से पाकिस्तान बना है तब से अब तक जो मईशत की सूरत हाल है, डिफॉल्ट तक पहुंचे हुए हैं। आप जरा इसके ऊपर बात कीजिए। तो हमने एक इंतहाई मुअज्जिज मेहमान को दावत दी है, सैयद मोहम्मद शब्बर जैदी साहब। 2013 से निगरान सेटअप में भी थे, इसके अलावा मईशतदान और फिर टैक्स के हवाले से अगर कहें या FBR के हवाले से अगर कहें तो एक वसी तजर्बा रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी ऑफर कबूल की और आज आप हमारे मेहमान हैं। सर आपसे सीखने आए हैं। नहीं, आप बताइए, हुक्म करें। अच्छा, मैं शुरू से करना चाहती हूँ ताकि हम समझ सकें कि ये जो हम चल के 77-78 सालों में इतना सफर करके आए हैं, हमारे साथ हुआ क्या।
तो पहला क्वेश्चन मैं जो आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि गुज़श्ता 4 दिहाइयों से पाकिस्तान में एक इस्तिलाह बड़ी तवातर के साथ इस्तेमाल हो रही है और वो है डिफ़ॉल्ट स्टेट। इसकी क्या हकीकत है? देखिए, बात ये है कि ये डिफ़ॉल्ट स्टेट या डिफ़ॉल्ट करना, या मेरा ही कॉइन किया हुआ वर्ड था, नॉट अ गोइंग कंसर्न, ये मैंने ही 16 दिसंबर 2019 को कहा था पाकिस्तान में। देखें, इसका मतलब ये होता है कि कुछ मुल्क ममालिक जो होते हैं, वो अपनी अपना बोझ नहीं सँभाल पाते। अपना बोझ सँभालने का मतलब ये है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ़ॉरेन करेंसी की, वो ज़्यादा होती हैं और उनकी फ़ॉरेन करेंसी की आमदनी कम होती है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जब वो अपनी फ़ॉरेन करेंसी की लायबिलिटी पे नहीं कर सकते और उनको बाहर से मदद लेनी पड़ती है। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉरेन करेंसी का मैंने बताया, और ये डिफ़ॉल्ट लोकल करेंसी का भी हो सकता है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान है, ये अनफॉर्चुनेटली कभी भी फ़ॉरेन करेंसी के मामलात में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स जो हैं, जो हमारा डॉलर का खर्च है, वो हमारे डॉलर की एक्सपोर्ट से जो आमद है, उससे कम है। तो डिफरेंशियल जो है वो हमें कर्ज़ों की सूरत में लेना पड़ता है, या हमें उसकी कोई ग्रांट मिलती है, इमदाद मिलती है। तो अगर वो ग्रांट या इमदाद नहीं मिले या उसकी उम्मीद नहीं हो, उसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। अगर अच्छा। पहली बात तो पहला पार्ट तो ये कि आपका शॉर्टेज हो, हाँ जी। शॉर्टेज होना ज़रूरी है, जी। और शॉर्टेज के बाद आपके पास गारंटी नहीं है कि आपको पैसे मिल जाएँगे। अगर आपके पास गारंटी है कि आपको पैसे मिल जाएँगे, तो फिर आप डिफ़ॉल्ट नहीं करते। तो पाकिस्तान पहले वाले स्टेज में नाकाम रहा है कि उसके पास शॉर्टेज है, अच्छा। मगर उसके पास पैसे मिलने की उम्मीद है और उसकी बुनियाद पे वो चल रहा है। अच्छा। तो इसलिए कहते, अच्छा, डिफ़ॉल्ट करना वो होता है जब वो कंट्री अपने लोगों को ये कह दे, फॉरेनर्स को, कि जी अब हम आपको पे नहीं कर सकते, हम आप हमारे साथ नेगोशिएट कर लें, जैसे श्रीलंका ने किया था या घाना ने कुछ किया था। पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया और इंशाल्लाह ताला डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, मगर हमारी शॉर्टेज अपनी जगह पे खड़ी है। अच्छा, और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमें बाहर से कर्जे लेने पड़ते हैं, और वो कर्जे हमें उस वक्त मिलते हैं जब एक बड़ा सरमायादार उस बाजार का, जिसका नाम IMF है, वो गारंटी कर दे कि हाँ, ये बंदा कर्ज वापस कर देगा। अच्छा। तो उसको बोलते हैं IMF की गारंटी या IMF का सपोर्ट प्रोग्राम। हम पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क हैं जो 23 मरतबा IMF की गारंटी ले चुके हैं। 23 मरतबा? जी। अच्छा, तो अब ये, अच्छा, अब जब मैं ये बात करता हूँ और लोगों को ये कहता हूँ कि ये डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है, ये इसकी सिचुएशन है, ये पाकिस्तान का मसला है, तो लोग इसको नेगेटिविटी में लेते हैं कि जी किसी गवर्नमेंट पे एतराज़ हो रहा है, किसी पब्लिक पे एतराज़ हो रहा है, आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं है, पाकिस्तान के फेवर में बात है कि हम लोगों को ये एहसास दिलाएं कि हमारी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, और हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करें और इस शिकंजे से निकल सकें। हर गवर्नमेंट आती है, वो लोगों को ये कहानी देती है कि बस जी हम आखिरी मरतबा आए हैं, अब आइंदा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हर 5 साल के बाद हम वापस वहीं के वहीं जाते रहते हैं। मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे आती हूँ। जी। आपके इस सवाल से मैं थोड़ा सा फिर माजी में ले जाने की कोशिश करती हूँ। हम जिस तरह बड़े होते गए, तो बार-बार हम किताबें पढ़े, डिस्कशन सुने, अब तो जर्नलिज्म भी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि जी जब पाकिस्तान बना था, तो तब तो हम बहुत ठीक जा रहे थे, 20-30 साल, और ये मुझे नहीं पता कि ये मैं आपसे पूछूँगी, लेकिन ये कहानी हमें सुनाई जाती है। फिर ये हुआ कि जंगें शुरू हो गई, 77 आ गया, तो फिर उसके बाद मुशर्रफ आ गया, तो 2 हिस्सों में तक़सीम कर ले इसकी हिस्ट्री को, तो माशी हिस्ट्री को। आप क्या समझते हैं, कहाँ से हम पटरी से नीचे उतरे, या शुरू से ही हम ऐसे थे? 2 बातें। जी।
पहली बात तो हम कभी पटरी पे थे ही नहीं फ्रॉम द डे फर्स्ट। जी। अच्छा। और मैं बड़ी सख्त बात कह रहा हूँ, मुसलमानों के ममालिक की मईशत पटरी पे नहीं हो सकती कभी। क्यों? इसलिए कि मुसलमान सिर्फ एक दिन आगे की सोचता है, बाकी तो उसने उसने जन्नत की सोचता है ना। मुसलमान के माइंड सेट में प्लानिंग नहीं होती। मईशत के लिए आपको प्लानिंग चाहिए। आगे 50 साल का सोचते हैं, मुसलमान सिर्फ 1 घंटे बाद का सोचता है बस। उसके बाद तो मर के जन्नत में जाना है, उसको तो दुनिया का मकसद ही नहीं है। ये बुनियादी मसला है हमारी सोच का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया था, आप उसकी पूरी तारीख पढ़ लें, पूरी अलिफ से लेके ये तक। आप मुझे एक पैराग्राफ दिखा दें जहाँ कभी मईशत के बारे में गुफ्तगू हुई हो। कोई एक लफ्ज दिखा दें, एक लफ्ज कि ये देखे जी ये कायदे आजम ने ये कहा था, लियाकत अली खान ने ये कहा था, किसी ने एक लफ्ज अगर हो तो मैं उसके बाद आइंदा गुफ्तगू नहीं करूँ। हमारी इस्लामी माइशत होगी, ये होगा वो होगा, कोई प्लान आपके सामने है तो मुझे बताएं। तो आपका जब अच्छा, इसके मुकाबले में जो ऑल इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने 1930 या 35 में अपना एक कराची प्लान दिया था जो आगे मईशत के बारे में प्लान था। अच्छा। और उन्होंने प्लान करके चले वो। हम तो प्लान करके चलते ही नहीं है, हम तो अल्लाह के भरोसे पे चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। गलत या सही, आप मुझे काफिर कह देंगे कि मैं काफिर हूं, मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, और हम तो अल्लाह के भरोसे पे खड़े हैं, और अल्लाह के भरोसे पे खड़ा होना चाहिए। मैं गलत नहीं कह रहा, मगर मईशत जो होती है उसमें प्लानिंग होती है, और मुसलमान के दिमाग में प्लानिंग नहीं हो सकती। आप बता दें कोई प्लानिंग है तो बताएं मुझे कि ये 10 साल बाद ये होगा, आज बता दें ना। आज बताएं कि आपके पास कोई प्लान है कि 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, 25 साल के बाद क्या होगा, पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी, कितनी आबादी होनी चाहिए, बंदे ज्यादा होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, कम होगी, कोई आपने कभी इस तरह की गुफ्तगू सुनी है? अच्छा, पहली बात तो स्टार्टिंग वो थी, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग होने के बाद आप इसको डिवाइड करें 47 से लेकर 71 तक। हाँ, बिल्कुल। वो था जब हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तान था जी। ईस्ट पाकिस्तान हमें माशी सपोर्ट दे रहा था कि उनके पास एक बड़ा अच्छा एक्सपोर्टेबल सरप्लस था, रॉ जूट। हाँ जी। और रॉ जूट ने हमें एक्सपोर्टेबल सरप्लस दिया, और रॉ जूट के जो पैसे आए उससे हमने ब्रिक एंड मॉर्टर बना दिया इस्लामाबाद में। अच्छा। उससे कोई इंसानी डेवलपमेंट नहीं की, हमने इमारतें खड़ी कर दी इस्लामाबाद। और इसीलिए मुजीबुर रहमान ने फिर कहा कि मुझे इस्लामाबाद आके पटसन की खुशबू आती है, जो उनका पुराना स्टेटमेंट है। ठीक है जी। आप इस्लामाबाद में हैं, आप तो पेशावर से आई हैं, आपको तो इस्लामाबाद अच्छा लगता है, मुझे इस्लामाबाद की इमारतों से पटसन की बू मुझे भी आती है, मुझे भी किसी और चीज की बू आती है। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, आगे चले। तो 71 तक हमारी पोजीशन कंपैरेटिवली बेहतर रही। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान जब बना तो एक खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, जो इंडिया था वो सोशलिस्ट ब्लॉक की तरफ चला गया जी। नेहरू की सोच सोशलिज्म की तरफ थी, और वो रशिया की तरफ टिल्ट हुए या नॉन अलाइंड की तरफ टिल्ट हो गए जी। हमने अमेरिका का दामन पकड़ लिया, हमने एक अमीर आदमी का, अच्छे साहूकार का दामन पकड़ लिया, और उस साहूकार ने हमें बड़े पैसे दिए। हम उसके शुक्रगुजार हैं, आज भी शुक्रगुजार हूँ। मैं आज भी ट्रम्प का शुक्रगुजार हूँ, मैं आज भी IMF का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बड़े पैसे दिए, और उन्होंने कभी हमें मायूस नहीं किया, और वो पैसे हमें देते रहे। फिर सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, वॉर ऑन टेरर, अफगान जिहाद, जो मर्जी आप उसे कह लें, हमें डॉलर आते रहे, हम डॉलर खाते रहे, उस पर खड़े रहे। आज आकर फिर अब आपके सामने किताब बिल्कुल खुल के सामने आ गई। फिर आप बात करती है, मैं कभी कहता हूँ डिफॉल्ट या डिफॉल्ट नहीं, या डिफॉल्ट हो, वो जो हमारी आदतें बिगड़ गई
अमेरिकन डॉलर खाते 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 हम्म। हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, मगर हमारे पास बड़े बड़े टेलीविजन थे, गाड़ियां बड़ी बड़ी है, सब कुछ है। तो वो जो हमने एक लग्जूरियस लाइफ का कॉन्सेप्ट डाला, वो अमेरिकन डॉलर पे डाला, उसने हमारा मुल्क तबाह कर दिया। और वो तबाही आपके सामने है। वो इट इज ऑल इम्पोर्ट बेस्ड। यस, वो मैं इंपोर्ट पे आऊंगी, वो मैंने हाँ, आपसे अच्छा। डिटेल बात करनी अच्छा, है अब यहीं सुने। पे। अब क्या हुआ कि यही। जब 71 तक हम्म। अमेरिकन सपोर्ट थी जी। और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, हम्म। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने बंगालियों के साथ जाती की और पाकिस्तान में 22 खानदान पैदा हुए। 22 में से 22 के 22 वेस्ट पाकिस्तान के थे, एक भी ईस्ट पाकिस्तान में नहीं था। जो कारखाने ईस्ट पाकिस्तान में थे वो ही वेस्ट पाकिस्तानियों के थे। ठीक है, भुट्टो साहब आए, उन्होंने 22 खान सोशलिज्म का नारा लगाया। जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी वो भी उसमें खत्म हो गई। तो 71 के बाद से पाकिस्तान 71 के बाद से पाकिस्तान में तरक्की नाम की कोई चीज नहीं हुई। मैं आपको ये कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। अच्छा। आप बता दें कि क्या लाहौर कराची की रेलवे ट्रैक डबल हुई? नहीं। फिर क्या चीज डेवलप हो गई बता दें मुझे कि जिसमें इकोनॉमिक डेवलप? क्या स्टील मिल बनाई, चलाई, फिर तोड़ दी, फिर बनाई, फिर चलाई, फिर तोड़ दी। नेफ्था का क्रैकर प्लांट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नेफ्था क्रैकर प्लांट समझती होंगी, जो 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 पेट्रोल को डिवाइड करता है, जिस प्लास्टिक बनती है, वो पाकिस्तान में आज भी नहीं लगा हुआ। तो 71 के बाद हमने वो किताब बंद कर दी, खत्म, फिनिश। तो माशी तरक्की पाकिस्तान में 71 के बाद खत्म हो गई। अब आप कहानियां सुनती रहे, ये कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये जो दावे हैं क्या कि हमने तो ये कर दिया और हमने वो कर दिया, कौन कह रहा है? ये पॉलिटिशियन जो कहते हैं। पॉलिटिशियन को सीरियस क्यों लेती है आप? क्या मतलब? नहीं मतलब क्या मतलब? पॉलिटिशियंस को सीरियस नहीं लेना चाहिए? आज के पॉलिटिशियन की किसी पॉलिटिशियन को माशी मसले में सीरियस ले सकती हैं आप? चले मुझे आप एक बात बता दें, आप पाकिस्तान की असेंबली की 1971 से लेकर 2026 तक की असेंबली की तमाम कार्रवाइयां सुन लें, और कोई कार्रवाई में कोई इकोनॉमिक इश्यू के ऊपर तकरीर हो तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। जब बजट पे होता है, एक पार्टी दूसरे की डेस्क पे जा रही होती है, कागज फाड़ रही होती है, और आधे आधे घंटे में बजट पास हो जाता है। होता है ना? हाँ। होता है ना? हाँ। अगर आप किस दुनिया में बैठी है पॉलिटिशियन? आप कहते हैं पॉलिटिशियन को सीरियस ले, किस बात पे सीरियस ले पॉलिटिशियंस को? ये जो बजट के अदाद शुमार है क्या या बनता है, ये समझते हैं? देखिए, आपने देखा होगा वो कागज के जो छत्ते बने हाँ, बैठे होते हैं, हाँ। वो अक्सर में खुलते नहीं है, वहीं रखे। ये आपने पढ़ते भी नहीं है। नहीं आपने नहीं हाँ। पढ़ना तो बात की बात, आपने देखा है वो डोरी से बंधे होते हैं, हाँ, और जब वो बंदा बाहर चला जाता है वो डब्बा ऐसे कैसे रखा होता है, देखा नहीं आपने? हाँ। वो खुलता थोड़ी है उसको कोई। मैं आपको यकीन से आज कह रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट बनता है बजट इन ब्रीफ। अच्छा। ये डॉक्यूमेंट बनाती है गवर्नमेंट पाकिस्तान, बजट इन ब्रीफ। हाँ। अगर कोई एमएनए मुझे वो बजट इन ब्रीफ बता दे कि क्या मतलब क्या है, ये क्या, इसमें ये किस फिगर कैसे निकली है, तो मैं उसको शागिर्द हो जाऊं। तो फिर ये कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेट के एक जॉइंट सेक्रेटरी बस वो ही बनाते हैं। बना के रख लेता है। वजीर खजाना को तो पता होगा ना? वजीर खजाना बता देते हैं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं उनको पता होने की। वजीर खजाना को ज्यादा जरूरत नहीं है पता होने। बड़े काबिल वजीर खजाना हमारे पास आए। काबिल का मतलब क्या है? और काबिल की डेफिनेशन क्या है? मतलब वो कहा गया कि ये मईशत पे बड़ा समझते हैं। कोई मनमोहन सिंह आया? नहीं। फिर क्यों नहीं आया? अच्छा चलो उसको छोड़ दो। तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के कितने वजीर खजाना हैं जो वजीर खजाना रहने के बाद पाकिस्तान में रहे? ये तो मेरा सवाल होना चाहिए ना, फिर क्योंकि आप तो उठते बैठते हैं, तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? वो बेचारे तो ब्रीफ केस लेके आते हैं ना। शौकत अजीज साहब कहाँ है पाकिस्तान में? क्यों नहीं बैठते पाकिस्तान में? शौकत अजीज साहब पाकिस्तान के एक कामयाब वजीर खजाना थे ना, कभी आपने देखा है? शौकत तरीन साहब एक कामयाब वजीर खजाना थे, कभी आज टीवी पे देखा है आपने? अब्दुल हफीज शेख कामयाब वजीर खजाना थे, कभी आपने टीवी पे देखा है? कभी आपने इंटरव्यू क्यों नहीं लिया आज तक हफीज शेख साहब का? आपने क्यों नहीं इंटरव्यू लिया? आप जाए ना अमेरिका जाके शौकत अजीज साहब से पूछे ना कि पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। वो तो पाकिस्तान के मालिक रह चुके हैं ना, क्या वजह है? तो ब्रीफकेस लेके आने वालों पर तो आप इतराज कर रहे हैं। हफीज पाशा साहब से आपने क्यों नहीं पूछा कि जब वजीर खजाना थे तो वो क्या करते थे? नहीं, मैं ये कह रही हूँ
कि ब्रीफ केस लेके आने वालों पे तो आप इतराज कर रहे हैं, लेकिन लाने वालों को कोई नहीं पूछता। इनको कौन लेके आता है? इनको वाशिंगटन लेके आता है। वॉशिंगटन लेके आता है? जी, वो कैसे? वाशिंगटन लाता है वाया इस्लामाबाद। वाया इस्लामाबाद? जब आप आईएमएफ के अंदर बैठी होंगी तो आईएमएफ वाला कहेगा कि आपने पेन को यूं रखना है, तो यूं रखने के लिए बंदा को यूं रखने वाला चाहिए ना। आप इसका हिस्सा भी रहे, मैं आती हूँ थोड़ा सा। मैं फिर कभी से। हिस्सा नहीं रहा। नहीं नहीं, ये खान साहब की हुकूमत में आप लोगों ने कोशिश की बेहतरी की, मैं उस तरफ आती हूँ। जी, जी। अभी मैं वहां अटकी हुई हूँ। ये जो वॉर इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, अभी जो आजकल नहीं नहीं, हम तो काफी अरसे से इसके साथ हैं, हमने तो जंगें लड़ी ना, तो वो ये क्या चक्कर है, ये क्या है? देखिए वॉर इकोनॉमी नहीं, देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान डिस्प्यूटेड चीजों के साथ स्टार्ट हुआ। 48 से कश्मीर का मसला खड़ा हुआ है, आज भी खड़ा हुआ था, और उसके ऊपर इंडिया का एग्रेशन है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, और हमारे साथ हमेशा मसाइल रहे उसकी वजह से, और हमें बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ा इकोनॉमी के ऊपर। 1947 से लेकर 2026 तक जो पाकिस्तान ने खर्चा किया अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर, वो उस अगर ये जंगें नहीं होती तो शायद वो खर्चा उससे कम होता, मगर अच्छा। हमें मजबूरी में करना पड़ा, आज भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है। अब ये उसको वार इकोनॉमी कह ले, एग्जिस्टेंस की वॉर कह ले, जो वर्दी कह रहे हैं, ये तो आप समझ लें कि आपकी मजबूरी थी। मगर अब जो चीज़ आप शायद पता नहीं आप इसको गौर करती हैं या नहीं करती, कि पाकिस्तान का डिफेंस का खर्चा कंपैरेटिवली कम हो रहा है इन डॉलर टर्म्स। अच्छा, तो अगर ये डॉलर लगाए ना आप, तो डॉलर टर्म में वो अब बैलेंस नहीं कर रहे, अब आर्मी को पैसे नहीं दे रहे जैसे पहले पैसे देते थे, क्योंकि आपके पास पैसे हैं ही नहीं, अब पैसे ही नहीं है, कहाँ से देंगे? तो अब आर्मी के पास आर्मी का खर्चा कम हो रहा है, मतलब उस प्रोपोर्शन में डॉलर टर्म में देखें तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। अगर आपने अपने आमदनी को नहीं बढ़ाया तो पाकिस्तान अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क में डाल देगी। आपने एक हवाला दिया था कि वो रशिया के पास चले गए, रूस के पास उस वक्त के, और हम अमेरिका चले गए। क्या ये हमारा फैसला ठीक था? बिल्कुल ठीक था। उसकी वजह है जी, लाइटर नोट पे गए, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अब रशिया और चाइना वो कम्युनिज्म की बुनियाद पे कायम थे उस जमाने में, खास तौर पर, और उसके अंदर रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा, ठीक। वो लेफ्टिस्ट कंट्री थे, हम राइटिस्ट बने थे, राइटिस्ट ने पैदा किया था, राइटिस्ट थे, तो हमारा तो रास्ता बनता ही नहीं था। हमारा कम्युनिज्म से क्या रिश्ता था? हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं था ना कभी। सही। हम तो उस लेफ्टिस्ट एलिमेंट को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे ना कभी, तो हमने तो कभी उनके करीब भी नहीं जाने की कोशिश भी नहीं की। हमारे तो दुश्मन थे, हम तो खुदा परस्त थे ना। अच्छा। वो तो एथीस्ट थे, तो इसलिए वो तो हमें मानना ही नहीं चाहिए। और लाइटर नोट में हमेशा एक और बात कहता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि आप चाइना के अमेरिका के फेवर में बात करते हैं और चाइना के फेवर में बात नहीं करते, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अमेरिकन अहले किताब है, चाइना अहले किताब नहीं है। तो अहले किताब के यहाँ हमारी शादी भी हो सकती है, नॉन अहले किताब की शादी भी नहीं कर सकते हम। खैर वो तो एक नहीं, बात है। क्यों अलग क्या बात है, बहुत जरूरी बात है। आप अहले किताब में जाएंगे या गैर अहले किताब में जाएंगे, बताएं ना। नहीं तो अभी तो आपने कह दिया कि हम, मैं तो अहले किताब के पास जाऊंगा, मैं तो अहले किताब के पास जाऊंगा ना। अभी तो आपने खुद ही कह दिया कि हम तो सिर्फ 1 घंटा और इतनी देर के बारे में सोचते हैं, मजहब को हमने पकड़ा हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं, हम चाइनीज का क्या करेंगे, वो तो अहले किताब भी नहीं है, उनके साथ तो निकाह भी नहीं हो सकता। तो देखिए सर, मईशत का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, तो बहरहाल चाइना पे आते हैं। अच्छा, फिर कहा गया कि मुशर्रफ के दौर में 99 से 2007 में बताया जाता है कि उस वक्त तरक्की की शरह बड़ी जबरदस्त थी। आप एग्री करते हैं?
देखिए, मुशर्रफ की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर थी। अच्छा। देखिए, मेरी बात को थोड़ा समझें। हम्म। ये पेन यहाँ से यहाँ रखा है, ठीक है? अच्छा। ये वाशिंगटन है, ये इस्लामाबाद है। हम्म। जब वाशिंगटन और इस्लामाबाद करीब आएगा तो मईशत अच्छी हो जाएगी। हम्म। जब वाशिंगटन दूर चला जाएगा मईशत खराब हो जाएगी। अच्छा। मुशर्रफ के ज़माने में हम्म। वाशिंगटन बहुत करीब था। हम्म। ज़ियाउल हक के ज़माने में वाशिंगटन बहुत करीब था। हम्म। जब वाशिंगटन करीब आता है मईशत अच्छी हो जाती है, जब वाशिंगटन दूर होता है मईशत खराब हो जाती है। तो हमें वाशिंगटन को पकड़ के रखना है। बिल्कुल रखना है। तो वो तो अभी भी हमने पकड़ा हुआ है ना। जभी तो हालात अच्छे चल रहे हैं। आप मानते हैं कि हालात अच्छी तरफ जा रहे बेहतर नहीं, पहले से बेहतर है। हैं? अच्छा। पहले से बेहतर है, हम्म। मगर उनके साथ कुछ कैविएट्स है ना, वहां पर आकर आप फंस गए ना। अच्छा, पाकिस्तान और आईएमएफ का कर्जा लाजिम उल मंजूम हो गए हैं। नहीं, मैंने आपको हाँ। पहले बताया ना हाँ। कि जब शॉर्टेज है हम्म। तो आपको बोरो करना है, और बोरो करने के लिए गारंटी भी चाहिए। हम्म। तो पहली बात तो शॉर्टेज तो है ना, जी। क्या शॉर्टेज पूरी तो नहीं हुई ना? हम्म। तो कर्जा भी चाहिए हम्म। और कर्जे का गारंटर भी चाहिए। हम्म। तो आईएमएफ से कैसे आईएमएफ को अलग करना चाहती है? तो नारा तो हर वक्त सर यही लगता है कि बस ये आखिरी दफा है, ये आखिरी दफा है। तो क्या ये सियासी नारा होता है? 100%। नहीं तो आप ये बताओ ना हम्म। कि आप, फिर मैंने आपसे कहा ना जी। कि आप मुझे ये बताएं कि 26, 27, 28, 29, 30 हम्म। में क्या आपको जरूरत पड़ेगी डॉलर की या नहीं? हम्म। कहां से लाओगे? छापोगे? कहीं से तो लाओगे ना। जी हाँ। तो कहां से लाओगे? जब कहां से लाओगे तो लोन लेकर आओगे, लोन लेकर आओगे तो उसका गारंटर भी चाहिएगा। तो अभी तो आपके पास कोई प्लान नहीं है ना। आप कह रहे हो कि आप एक्सपोर्ट 60 बिलियन कर दोगे, ठीक है? जी। 30 बिलियन की एक्सपोर्ट आसपास फिर रही है, तो कैसे 60 करोगे उसको? इस पे काम करें ना कि एक्सपोर्ट 30 से 60 कैसे होगी। हम्म। ये कहना कि हम आईएमएफ में नहीं रहेंगे, ये तो कोई कहानी नहीं है ना। आप ये बताएं कि आज एक्सपोर्ट 30 है, हाँ। ये 60 कैसे होगी? ये तो जबानी कहानी कि आईएमएफ में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे, ये तो बेकार की बात है ना। आप बता दें 60 पे भी किताबें पूरी नहीं हो रही तो क्या करे सर फिर? है? क्या करे? क्या ऐसा करे कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, दरामदात और बरामदात का मसला हल हो जाए? अपना रहन सहन सही करें, अपना रहन सहन सही करें, अपनी लेविश लिविंग सही करें। आप मुझे ये बताइए जी। कि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा, आजकल शादियों का मौसम है, ठीक है? जी। आप शादियों में जाएं और जिस तरह की खर्चे, जिस तरह के लिबास, जिस तरह की चीजें इस्तेमाल हो रही है, क्या आपके ख्याल में ये इंपोर्ट का बिल कम हो सकता है? ये जो कमरा है इसमें जितनी चीजें में आप इस वक्त बैठी हुई है, इनमें से कौन सी चीज है जो पाकिस्तान में बनती है? बता दे मुझे। कोई चीजें, ये माइक, गिटार, ये बिजली, ये सारा, ये गिलास, कोई भी चीज नहीं बनता ना। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो आहिस्ता 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 कम होता जा रहा है, ठीक है? तो आप कैसे इंपोर्ट को कम करेंगे? कैसे करेंगे इंपोर्ट को कम, बताइए ना। आपके दिमाग में, आप बताएं। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि कभी आपने ये इश्तिहार सुना है कि पेट्रोल कम खर्च करो? कभी देखा है? या आपने कभी ये सुना है कि बिजली कम खर्च करो? ये तो कहते रहते हैं। नहीं, कभी आपने ये, गैस का भी अच्छा, कहते आप हैं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ बाजार रात दोपहर में 12 बजे खुलते हैं। क्योंकि मैं तो पिछले 20 साल से ये कह रहा हूँ कि बाजार सुबह क्यों नहीं खुलते, ये शाम को क्यों, रात को बिजली क्यों इस्तेमाल करते हैं? दुनिया के किसी शरीफ मुल्क में शाम को बाजार नहीं खुलते, ये क्या है? तो कितनी दफा कोशिश की गई लेकिन उस पर अमल दरामद हुकूमत नहीं क्यों करा नहीं होता? पाती। आपको पता है क्यों नहीं होता? क्यों? इसलिए नहीं होता कि दुकानदार फजर की नमाज पढ़ के सो जाता है, फिर वो 11 बजे उठता है। ये मजहब का मसला पड़ गया है यहाँ पर। दुकानदार सारे अब रात को 12 बजे दुकान बंद करते हैं, उसके बाद घर जाके बैठे रहते हैं, रात को जागते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 11 बजे 12 बजे उठते हैं, जोहर के बाद आकर दुकान खोल लेते हैं। अब आप लाइफ स्टाइल को सेटल कर लें या इकोनॉमी को सेटल कर लें। अब आपका लाइफ स्टाइल लाइन अप नहीं है सोसाइटी के साथ। तो ये तो फैसले हुकूमत ने करने हैं ना। हुकूमत ने नहीं करने, सोसाइटी ने करने हैं। हुकूमत का काम नहीं होता। हुकूमत जब सोसाइटी साथ नहीं देगी तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती।
सोसाइटी को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। आप जैसे लोग जो मीडिया में बैठे ये प्रोग्राम करें कि ये क्यों दुकान बाजार नहीं खुलते। गवर्नर ने ऑर्डर कर दिया, उससे नहीं होता। सोसाइटी में होना चाहिए कि भाई ये 12 बजे दुकान क्यों खुल रही है, दुकान 8:30 बजे क्यों नहीं खुलती, 9:30 बजे क्यों नहीं खुलती दुकानें, सारी बाजार बंद हो रात को 6:30 बजे, कोई लाइट इस्तेमाल नहीं करे। अच्छा, हमारे यहाँ एक परसेप्शन ये है कि जी चूंकि हमारे कानून जो है वो मजबूत नहीं है, हुकूमत डंडा नहीं उठाती, इसीलिए बस ये अमल दरामद नहीं करा, वरना ऐलानात तो कितनी दफा हुए। देखिए मेरी बात सुनो, मैंने बार बार तुम्हें कह रहा हूँ कि मुसलमान का कोई ताल्लुक माशरती मईशत से नहीं होता। वो उसे कोई कंसर्न नहीं है, उसे कोई कंसर्न नहीं है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। वो अपनी दुकान पे बेचे जा रहा है कारोबार, उसे ये परवाह नहीं है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। बाजार बंद होना चाहिए ना, बाजार बंद हो, 6 बजे बिजली लाइट दुकान पे लाइट होनी नहीं चाहिए, डे लाइट में काम करें। क्यों नहीं करते आप बताएं मुझे, क्यों नहीं करते? आपने कभी देखा है जर्मनी में अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और गाड़ी खाली है तो चालान हो जाता है। पाकिस्तान में आप देखें हर आदमी खाली गाड़ी में जा रहा होता है। कभी आपने किसी शरीफाना मुल्क में 4 व्हील ड्राइव की गाड़ियां शहर में देखी है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, हांगकांग में कभी आपने देखी है ये फॉर्च्यूनर और ये पजारो और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ये सड़कों पे चल रही होती हैं? ये आपने कभी दुनिया में कहीं देखी है? ये आप बताएं, कभी देखी है आपने? कभी आपने देखा है कि 8-8 गाड़ियां पीछे चल रही हैं मिनिस्टरों के? फिर आप कहते हैं पाकिस्तान क्यों नहीं चल रहा? आपके सामने नजर आ रहा है क्यों नहीं चल रहा? हमने 2 अदवार देखे ना, एक डिक्टेटरों के भी दौर आए 3, और फिर सियासतदानों को भी आए। आप देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं होता। एज फार एज हुक्मरान का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। मैंने मुशर्रफ के साथ भी काम किया है, मैंने इमरान खान के साथ भी काम किया है, मैंने बेनज़ीर के साथ भी काम किया है। जब बंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर पहुंच जाता है ना, तो वो इंसुलेट हो जाता है आम आदमी से। तो पहले उसके दरमियान में एक लेयर आ जाती है। अच्छा। एक लेयर आ जाती है। उसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर वो सिक्योरिटी के बहाने उसको आप दुनिया से आजाद कर देते हैं। सिक्योरिटी का बहाना लगता है और उसको आपने कहा सर बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है। वो बेचारा इसी चक्कर में रहता है, बड़ा अच्छा चल रहा है। अब शाम को पता लगता है रास्ता उलट गया। और ये बाबू कहते हैं उनको कि मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ, यही हुआ है ना। आप बताएं, नहीं हुआ सबके साथ यही हुआ है ना। आप 47 से ले आज तक सबके साथ यही हुआ है ना कि शाम को उन्होंने कहा बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, और कोई वज़ीर आज़म अपनी टर्म पूरी नहीं कर सका। जनरल साहब अयूब खान साहब रिटायर वो भी नहीं हुए, वो भी बीमार होके गए। याया खान भी बिजनेस होके गए। मुशर्रफ साहब भी वर्दी नहीं उतारते थे। फिर ज़िया-उल-हक साहब का बम जहाज फट गया आसमान में। कौन सा बंदा है जो आराम से चला गया है? बताएं ना, जरा समझा देना मुझे कि यार तुझे कहा यार ठीक है मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। आप एक आदमी बताए ना नाम, एक आदमी का नाम बताएं पाकिस्तान में जो कहा हो यार मैं आया था अब मैं घर जा रहा हूँ। 47 से शुरू हो जाए, यार मैं आया था अब मैं घर जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। किसी को निकाल दिया, कोई कहता है मुझे क्यों निकाला, फिर कोई कहता है मुझे नहीं निकाला, कोई किसी का जहाज फट गया, किसी को गोली लग गई। क्यों है ऐसा? बताएं ना, ऐसा क्यों है? सोचो ना तुम कभी। 47 से शुरू हो जाओ। लियाकत अली खान, इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान, याया खान, मुशर्रफ, वर्दी उतारूंगा नहीं उतारूंगा, वर्दी उतारूंगा नहीं उतारूंगा। फिर याया खान, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तहरीक चल गई, भुट्टो साहब चले गए। फिर आ गया ज़िया-उल-हक, बम फट गया। नवाज शरीफ आए, उनकी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई। फिर बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई, डिसमिस हो गई। उसने क्रेडिट देता हूँ ज़रदारी साहब को, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 5 साल चली थी, उसने भी 3 वज़ीर आज़म गए, ठीक है। तो ये कभी बैठ के सोचे ना कि ये क्या बीमारी है कि वो जो इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस में जाके बैठता है उसमें कोई दुआ पढ़ें, कोई पढ़वाएं, कोई तावीज़ शावीज़ करें कि ये क्या मसला है। 2018 में भी हम बड़ा एक ऐसा ख्वाब लेके आए थे नए पाकिस्तान का, है ना। वजीर आजम हाउस में एक ऐसा शख्स पहुंचाया था जो एक पेज पे भी था, आप भी उस सारी बिल्कुल पेज पे था। सिस्टम का हिस्सा थे। फिर क्या हुआ?
फिर ये हुआ कि उनके और दूसरे जो पावर का बेस है, दोनों दोनों मिल के गवर्नमेंट कर रहे थे जी। और दोनों पाकिस्तान में जब तक दोनों मिल के नहीं करें कोई इख्तियार में नहीं आ सकता जी। दोनों मिल के गवर्नमेंट कर रहे थे। और फिर 14 अगस्त 2021 था शायद, आई थिंक 14 अगस्त 2021 था या 2021, 14 अगस्त 2021 को आपके इलाके में, केपीके के इलाके में काबुल फॉल हो गया और हमारे वज़ीर आज़म ने कह दिया कि हम गुलामी से आज़ाद हो गए। जंजीरें तोड़ दी। क्या जंजीरें तोड़ दी? जंजीरें टूट गई ना, फिर टूट गई जंजीरें। तो वो जंजीर जो वाशिंगटन से बनी थी वो टूट गई। जब आपने जंजीर टूटी तो वो जंजीर वाशिंगटन की जंजीर टूट गई। हमें उस दिन अंदाजा, हमें तो मैंने 14 अगस्त 2021 के बाद एक हफ्ते में आर्टिकल लिखा था। मैंने कहा था ये गवर्नमेंट नहीं रह सकती है। आप मुझे बताओ ना, मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, अगर तुम उस वक्त बाइडेन की जगह पर होती और एक कंट्री जो 23 दफा IMF का प्रोग्राम ले चुका है, जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है, उसका वजीर आजम कह रहा है हमने जंजीरें तोड़ दी, तो वो तो कहेगा यार व्हाट इज दिस रबिश, इसको तो फारिग करो, ये क्या है, ये कौन है? आप लोगों ने समझाया नहीं उनको कि ये आप क्या कह रहे हैं? इस वक्त मैं नहीं था, मैं तो आ चुका था उस वक्त, मैंने तो दिसंबर में छोड़ दिया। मैं नहीं था उस वक्त, मगर हमने बड़ा समझाया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये पर्चा जी वहाँ का साइफर आया है जिसमें लिखा है कि मेरी गवर्नमेंट गिरा दी जाए, याद है आपको? फिर तो आप किसके साथ जंग लड़ने जा रहे हैं? अमेरिका के साथ जंग लड़ेंगे? आप अमेरिका से जंग लड़ेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लड़ लें, मैं बड़ी खुशी से लड़ने को तैयार हूँ। क्यों लड़ें? किस बात के लिए लड़ें? खत्म हो गई बात, उस दिन खत्म हो गई थी। 14 अगस्त 2021 वाला डी डे तो फिनिश। 14 अगस्त 2021 को पाकिस्तान का वजीर आजम को घर जाना चाहिए था। आप जाकर तालिबान की रिजीम के साथ चाय पी रहे थे, गप्पे लगा रहे थे। क्या है ये? किसके साथ जंग हो रही थी? ये तो देखो, जिनके साथ आप पिछले 70 साल से खड़े थे, आप उनसे जंग करने जा रहे हैं। ठीक है, नहीं मैं तो कह रहा हूं जंग करनी तो करो ना। फिर आ जाए, चलते, हम भी चलते फलस्तीन, बांटते जाके, फैसला करो ना क्या करना है। जंग लड़नी तो लड़ो ना, लड़ो जाके, चले लड़ते जाकर। लड़ना भी नहीं है, ये तो बेचारे को जाती की गई ना। इट वॉज अ वेरी 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 बैड डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और आई थिंक ऑन द बोथ साइड्स, मींस पाकिस्तान के। लेकिन 2018 से लेकर 21 तक या 22 तक, 21 तक, जो भी 21 में हुआ था, 14 अगस्त 21 को, चले वो तो तलखियां हो गई ना। मैं वैसे आगे बात कर रही हूँ, हुकूमत तो चली ना 22 तक, 21 तक चली। हाँ, 21 22 में यहाँ से खत्म हो, 22 में खत्म हो गई। ठीक है, तो इस दौरान आप लोगों ने कोशिश की मईशत को संभालने की? खान साहब जो है 100 दिन का प्लान, फिर इतनी बातें, वो सब किधर गए? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं। जी सर। खान साहब आए जी, और वो एक माशी टीम लेकर आए। बिल्कुल। और उन्होंने 100 दिन की बात की। जी। 100 दिन के बाद खान साहब ने वो माशी टीम चेंज कर दी। आपसे क्यों? आप बताएं, हुई चेंज, हुई या नहीं हुई? हाँ, हुई तो। ठीक है, अच्छा। और फिर हमारी वाली टीम आ गई। जी, ठीक है। पहली बात तो ये अभी फैसला करना है कि पाकिस्तान की मईशत को ऐसे चलाना है जैसे क्रिकेट की टीम होती है, बॉलर को विकेट चक्के पड़ रहे हैं तो बॉलर चेंज कर दो। मुझे तो ये लगता था बाज़ दफा खास आपके, यार अगर बॉलर सही बॉलिंग नहीं करा रहा तो बॉलर चेंज कर दे। तो आप बताएं कि जब एक गवर्नमेंट आई और आपने तकरीबन साल के अंदर 18 के, मेरे ख्याल 19 के अर्ली टाइम में आपने माशी टीम चेंज कर दी। एम आई राइट? असद उमर साहब चले गए, उसके बाद हफीज शेख साहब आ गए। ठीक है, उसके बाद हफीज शेख साहब भी चले गए, शौकत तरीन साहब आ गए। ये कभी सोचो कभी बैठकर कि ये 3 फाइनेंस मिनिस्टर
क्यों चेंज हुए? सर यही पूछने तो मैं आई हूँ ना आपके पास कि क्या वजह बनी, आप क्या समझते हैं? ये खान साहब के आ, क्या कहना चाहिए कि ला इल्म या क्या कम इल्म दोस्तों की मशवरे। मतलब खान साहब ने एक टीम उतार दी हम्म टू रन दी इकोनॉमी, हम्म जिसने कभी गवर्नमेंट नहीं चलाई थी, और वो ब्यूरोक्रेसी ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। अगर आपको याद हो, जब हम लोग गए थे हम्म उससे पहले खान साहब और असद उमर साहब ने पब्लिकली कहा था कि हम कभी आईएमएफ में नहीं जाएंगे। याद है? खुदकुशी कर लूंगा, याद है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर आईएमएफ में क्यों गए थे? हाँ गए ना? जी क्यों बिल्कुल। गए थे? तो मतलब आप सोचिए ना, आज आप कह रहे हो कि आईएमएफ नहीं जाएंगे हम्म और कल आप कह रहे हो आईएमएफ में जाएंगे। तो वही जो मैंने आपसे बिल्कुल शुरू में बात की थी कि सियासत प्लानिंग नहीं। नहीं। बात वही है ना कि आप आईएमएफ में कब जाते हैं? जब आपके पास पैसे नहीं होते। तो क्या वो पैसे एकदम से तो खत्म हुए थे ना? तो क्या हुआ था फिर? व्हाट हैपेंड? प्लान आप कहते हो प्लानिंग नहीं है, वो तो मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के क्या कुछ बताया था, तो वो प्लानिंग नहीं थी क्या? जलसों में प्लानिंग थोड़ी होती, जलसों में तकरीरें होती हैं, जलसों में रेटरिक होता है, जलसों में प्लानिंग नहीं होती। अब आप जलसों में प्लानिंग करना चाहते हैं तो फिर यही होगा। वो जलसे थे ना। उसके बाद बदकिस्मती जो उनकी थी, वो कोविड आ गया। ये भी तो रियलाइज जी करें हाँ, ना, कोविड वो भी आ आया गया ना, जी। कोविड आ गया, ठीक है। तो ये जो 3-4 चीजें थी, आपको पता है, शायद आपको याद हो, आपको याद होगा कि अब्दुल हफीज शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने वो सेनेट का इलेक्शन हार गए। हाँ। क्यों हार गए? आप मुझे बताएं कि क्या सिटिंग गवर्नमेंट का मिनिस्टर सेनेट का इलेक्शन हार जाए तो क्या वजीर आजम को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? क्यों नहीं किया? उनको अंदाजा नहीं हुआ था क्या हो रहा है मेरे साथ? हमें तो साफ नजर आ रहा था क्या हो गया है। वैसे क्यों हार गए थे वो, इसके पीछे की कोई कहानी तो बताए ना हमें। वही कहानी है जो आपके सामने बाद में हुई कि जाना पड़ा। देखिए, मैं आज आपको एक बात जो मैंने शायद पब्लिकली कभी नहीं कही। जी। इमरान खान अपनी टीम में जहांगीर खान तरीन के बगैर आधा था। अच्छा, आप ये मानते हैं? मानते नहीं है, ये हकीकत है, मानता नहीं हूं मैं। अच्छा। इमरान खान को लाने वाला जहांगीर तरीन था। इमरान खान और इदारों के दरमियान में लिंक जहांगीर तरीन था। पहले पार्टी वालों को समझ नहीं आई, उन्होंने जहांगीर को बाहर रखा। फिर जब जहांगीर अंदर आ गया, फिर उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया, फिर इमरान खान भी चला गया। आप कहानी को रिवाइंड करें ना जरा। मैं कब आया था? मैं कब आया था? मैं जहांगीर के साथ आया था। मैं जहांगीर के साथ आया था। मैं, रजा बाखर, हफीज शेख, हम जहांगीर के साथ आए थे। हमने जाके गवर्नमेंट को टेक ओवर किया था। ठीक है, सही है। मेरे छोड़ने के एक हफ्ते बाद जहांगीर छोड़ गया था। आप कितना अर्सा रहे वहां पे? तकरीबन 10 महीने। 10 महीने। तो इन 10 महीनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका तजर्बा क्या रहा? तजर्बा यही रहा ना कि देखिए, हमारे साथ पाकिस्तान में गवर्नमेंट आप नहीं कर सकते जब तक आपके साथ पीछे आपके पिंडी की सपोर्ट नहीं हो और पिंडी वाले आपके बुरे वक्त में साथ नहीं दें बहुत सी चीजों में। फॉर एग्जाम्पल, लॉ एंड ऑर्डर। जब मैंने ट्रेडर से झगड़ा किया तो पिंडी वाले इन्वॉल्व हुए। ठीक है, तो सवाल ये था कि हम एक तरीके से चल रहे थे कि हमें एक तरीके से चलना है। हमने ही जाकर इमरान खान को कहा था कि भाई आपको आईएमएफ में जाना पड़ेगा, आपको ये जो बच्चे समझा रहे हैं इन बच्चों को समझाएं, ये बच्चे हैं अभी। और इमरान खान मान गया था हमारी बात, हम आईएमएफ में चले गए। हम दोबारा स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पार्टी ने फिर जहांगीर साहब के खिलाफ साजिश शुरू की और जहांगीर साहब को मेरे आने के 2 हफ्ते बाद जहांगीर साहब भी छोड़कर आ गए। किसको गिला था जहांगीर तरीन से? क्या? पार्टी के अंदर से सबको। सबको। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में कोई भी आदमी दूसरे आदमी की बात नहीं मानता ना, क्योंकि ना वो एमएलए था ना वो मिनिस्टर था। क्या था? वो ठीक था? नहीं, ठीक नहीं था। मैं ठीक नहीं था।
मैं ये नहीं कह रहा, ठीक और गलत की बात नहीं कर रहा। इमरान राय खान की बात कर रहे मैं हैं। सिर्फ ये कह रहा हूँ इमरान खान को लाने में बहुत बड़ा रोल था उसका, उस सेंस में कि वो इदारों और इमरान खान के दरमियान में लिंक था। ठीक, मैं वही कह रही हूँ, उनकी राय, वो जो कहते थे वो बातें ठीक थी, जो अगले मानने के लिए तैयार नहीं थे पार्टी के अंदर, क्यों? अगले जो थे वो गलत नहीं थे, वो भी गलत नहीं थे। गलत नहीं थे, मगर वो पर्सनैलिटी क्लैश हो गए थे। अच्छा, पर्सनैलिटी क्लैश हो गया। देखिए ना, आप समझे ना, एक आप मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है, आप एमएनए हैं, हाँ, और एक आदमी आके चेयर कर रहा है सेशन को और वो कुछ भी नहीं है, तो आप क्या सोचेंगी? अच्छा, ये मसला था। मसला तो ये है ना, मसला ये था ना। लेकिन सर एक बात है, और उन्होंने यूज किया, अगर आप जहांगीर खान के इंटरव्यू सुने, जहांगीर खान ने हमेशा एक बात कही कि मेरा मेरा गिला इमरान खान से, देखिए मेरा गिला आजम खान से। हाँ, याद है आपको ना, जहांगीर का इंटरव्यू याद है? जी, जी। जहांगीर ने क्या कहा था कि मेरा गिला आजम खान के साथ है। चीनी वीनी का कोई मसला नहीं था। चीनी तो बाद में क्लियर कर दी थी हमने। चीनी वीनी क्या होता है मैडम, छोड़े चीनी वीनी, तो ये तो कहानियां तो हमने बड़ी सुनी है चीनी की और उसके। ये है ना मसला, आपने बात की ना, क्या मसला था? ये असल मसला, मसला ये है। यही मसला है बस, और कुछ नहीं है। मेरी किताब पढ़ ले, मैंने ऑटोबायोग्राफी, ये पूरी कहानी लिखी है ये। सही। देखिए ना, ये लोगों को समझ नहीं आती, लोग समझते हैं कि ये मजाक चल रहा था। ऐसा नहीं था, हमें पता था क्या हो रहा है, हमें अंदाजा था। हमें अंदाजा था कि जिस दिन जहांगीर आया था ये गवर्नमेंट खत्म हो गई थी। और मैंने अपनी किताब के अंदर एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ का नाम है रियलिटी चेक। उस पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि 2019 में इमरान खान ने एक मीटिंग की थी, जिस मीटिंग के अंदर मिलिट्री सेक्रेटरी भी नहीं था, पर्सनल सेक्रेटरी भी नहीं था। उसमें सिर्फ 5 आदमी थे, इमरान खान, अब्दुल हफीज शेख, मैं, जहांगीर खान और अली हबीब। और उसमें आपको पता है इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने कहा था कि पब्लिक में जो भी हमारा इमेज हो वो अपनी जगह पर है, मगर मेरा व्यू है हमारी गवर्नमेंट नहीं चल रही। ये 2019 की बात है, मैंने किताब में लिखा है, पढ़े जाके। उनको एहसास हो गया था। इमरान खान को पूरा एहसास था। इमरान खान ने मुझे 50 मरतबा ये बात की कि शब्बर वो नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं। एक दफा नहीं, 50 मरतबा। वो आपसे जवाब तो मांगते होंगे कि क्यों शब्बर साहब, ये क्यों नहीं हो रहा जो हम चाह रहे हैं, तो डिस्कशन तो होती होगी। अच्छा, वो मतलब वेरी फ्रैंकली देखो, बात ये है कि पाकिस्तान में कोई आदमी साहिब इख्तिदार के सामने सच नहीं बोलता। ये कहेगा कि सर आपने ये गलत कर दिया, ये कोई कितने लोगों में हिम्मत थी? यही तो सवाल है ना, यही तो मुसीबत होती है ना इस मुल्क में, या इस की जब आप साहिब इख्तिदार के सामने, आपको पता है कि आपकी एमएनए की सीट उस आदमी के साथ रिलेट करती है, आपकी सारी स्टैंडिंग उस आदमी के साथ है, पर्सनैलिटी कल्ट के साथ खड़े हो आप, तो आप नहीं करते ना वो, आप अच्छा बुरा जो करता जाता है आप करते जा रहे हो, करते हो। आपने भी नहीं बताया। दूसरी बात, इमरान खान के दिमाग में एक बात थी जो गलत थी, मैं आज आपके साथ पहली दफा कर रहा हूँ। वो गलत, उसके दिमाग में ये बात थी कि जो पार्टी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है, उससे इदारे इतने तंग हैं कि बाय डिफॉल्ट ये मुझे ही चलाएंगे। हाँ, उनका वहम था। वो ये समझते रहे कि यार क्या होगा, जब हम उन्हें कहते थे तो कहते थे यार मेरे अलावा कौन है इनके पास, वो ये बात करते थे। ये बात ठीक नहीं थी। नहीं, आप भी उन्हें सच नहीं बताते थे। बताया हमने, 100 दफा बताया। आपने तो कई चेंजेस करने की कोशिश की, फिर वो शिकायतें भी आ गई। देखिए, बात ये कि मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो भी मैंने करने की कोशिश की, कभी इमरान खान ने मेरी मुखालफत नहीं की, कभी। 100% उसने कभी मुझे नहीं कहा कि ये नहीं करो। मगर जब मैं जाता था, कभी मुझे तंबाकू वाले पड़ जाते थे, कभी ट्रेडर पड़ जाते थे, कभी कोई पड़ जाता था, कभी एग्रीकल्चरिस्ट आ जाते थे। मतलब वो है ना कि जिसने हाथ डालना है ना, वो नहीं डाल रहे थे। और ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान को पूरी सपोर्ट थी बाजवा साहब की इकोनॉमिक बेटर में, कभी उन्होंने ना नहीं किया, किसी बेटर में ना नहीं किया। तो फिर आप क्यों इन लोगों के हाथों, ये जो आपने कहा ना, ये तंबाकू वाले तो ये फलाने तो ये सारा एफबीआई का निजाम नहीं ठीक हो सकता, क्यों वो आप? देखिए, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ ना, छोटी मिसाल देता हूँ बिल्कुल। तंबाकू की भट्टी होती है जहाँ तंबाकू को पकाया जाता है,
मैंने कहा यार तंबाकू की भट्टियां रजिस्टर कर दो, पता लग जाएगा कितनी तंबाकू प्रोसेस हुई है। हमने कर दी। आपके सारे मर्दान स्वाबी के और MNA आ गए, जो उन्होंने कहा सर हमारे तो 70 MNA 60 MNA तो यहाँ से इस इलाके के हैं, तो शंबर यार क्या करना है, इसके कुछ कर दो, देख लो। एक दिन मैंने ट्राइबल एरिया में पंगेबाजी की तो उधर ट्राइबल के सारे MNA सेनेटर आके बैठ गए। मैंने एग्रीकल्चरिस्ट वाले को हाथ डाला, वो शाह महमूद साहब आ गए दरेशक साहब के साथ। दरेशक साहब थे नसरुल्लाह दरेशक साहब। उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। नसरुल्लाह दरेशक साहब आए, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, आई थिंक इज डाइड नाउ, ही मस्ट बी 90 ईयर एट दैट टाइम। मुझे कहने लगे बेटा तेरी बड़ी उम्र कम है, मैंने बड़ी गवर्नमेंट देखी है, तो कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हें क्या, अपने हमें नजर आ रहा था कि क्या है, बिल्कुल नजर आ रहा था हमें नजर आ रहा था कि हम नाकाम हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना, हमें नजर आ रहा था, मतलब ये नहीं है हमें नजर आ रहा था कि हम नाकाम हो रहे हैं, मतलब हम नहीं कर पा रहे। ये नहीं है कि हम इस इल्यूजन में थे कि हम कामयाब हो रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं पब्लिक। ये बात इमरान खान को ही पता थी। आज आप कभी इमरान खान का इंटरव्यू करके देखिए, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कामयाब था, चल रहा था। मैंने आपको बताया पूरी टर्म के अंदर कोई एक भी अपोनेंट का केस टैक्स का नहीं खोला। मुझे हर रोज फाइलें देते थे शहजाद अकबर साहब, मैं उन्हें कहता था नहीं सर अगर जेन्युइन केस नहीं होगा मैं नहीं खोलूंगा, और मैंने नहीं खोला। और इमरान खान ने मुझे कभी मजबूर नहीं किया कि खोलो। ये मैं कह रहा था, ये इमरान खान का जो कॉन्सेप्ट है, और आज भी उनकी पार्टी में ये कॉन्सेप्ट है कि जी हमारा क्रेडिट ये है कि वो डेबिट है, ये है ना, ऐसे नहीं चलता। यही एरर है कि ये कहना कि यार वो बहुत खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे हैं। वो ये कहते थे यार ये वाला वो बहुत खराब है, वो चोर है, मैंने मान लिया चोर है, फिर क्या होगा। ये बुनियादी इख्तिलाफ था जो समझाते थे हम, और ये पार्टी के अंदर आज भी उनकी पार्टी के अंदर ये खराबी है। यार ठीक है आप डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, मगर पूरी आपकी पॉलिटिकल डायलॉग इस बात के ऊपर रेजिस्ट नहीं कर सकती। चले कर ले आप, फिर क्या होगा। मैंने मान लिया कि वो चोर है, फिर क्या होगा, गोली मारते हैं उनको, फिर क्या होगा। अभी तो मुल्क तो आपने चलाना है ना, उसके लिए बताएं क्या काम है। यहां पे आके पार्टी ने एरर की है। दिस इज द बेसिक एरर ऑफ द PTI गवर्नमेंट। और आपके जाने की भी यही वजह बना? मेरी जाने की वजह भी यही बना, हम लोगों की पूरी जाने की वजह ये बना। हम उन्हें ये कहते थे कि भाई साहब आप ये नहीं समझें कि आपको गवर्नमेंट चलाने के लिए लाया गया है, आप सिर्फ फेस हैं। गवर्नमेंट जहांगीर खान तरीन ने चलानी है। मेरे बहुत बड़ी बात की आपसे। अच्छा, और उसी को ही निकाल के बाहर कर दिया, खत्म हो गई बात, खत्म हो गया फिर किस्सा। अच्छा इसमें मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं, आप थोड़ी कंफ्यूज हो गई है। इसके बाद जब ये जहांगीर खान तरीन वाला किस्सा आया ना, तो हम लोगों ने एक चीज बनाई जिसका नाम था, और जो आज भी पाकिस्तान में दोबारा बनानी पड़ेगी, उसका नाम था स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, SRIU। SRIU में 5 बंदे थे सिर्फ, और 5 पॉलिटिशियन नहीं थे, हेडेड बाय जहांगीर तरीन। उसका काम था स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म करना, जो पाकिस्तान में जरूरी है वो मिनिस्टर नहीं कर पाते, जो आज इनडायरेक्टली फौज कर रही है, वो हम करने जा रहे थे। उस SRIU को आजम खान ने नहीं आगे बढ़ाया, फाइल रुक गई, जिसकी वजह से सारा डेडलॉक हुआ, जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस रुक गया। वजह ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो एक वो सुपरा कैबिनेट थी ना, वो सुपरा कैबिनेट थी, वो कैबिनेट के ऊपर कैबिनेट थी ना। आप समझे कि इमरान खान की एडवाइजरी काउंसिल थी वो ये थी कि कैबिनेट ने फैसला किया कि ये प्याली है, ठीक है। शाम को इमरान खान जी कहेगा कि यार प्याली है, आप लोगों को क्या ख्याल है। हम कहेंगे नहीं सर ये प्याली नहीं है, ये जग है। समझ आई बात आपको। तो आपको पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन यूनिट टेक्नोक्रेट का बनाना पड़ेगा, आप कुछ भी कर ले। हमने तो और भी बहुत कुछ मैंने आपको कहा ना, आपने मुझे कहा, मैंने जब आपसे शुरू में कहा कि पॉलिटिशियन को आप इकोनॉमिक्स में सीरियसली लें, इसका मतलब क्या है।
ठीक है, आपने कहा बनाना पड़ेगा, SIFC बनाई हमने। SIFC तो यही तो है, SIFC तो इन्वेस्टमेंट की थी ना। हाँ, आपको पूरी इकोनॉमिक प्रोसेस की बनानी पड़ेगी, वो तो एक लिमिटेड इतनी सी चीज है ना, हाँ, इतनी सी चीज है वो, अच्छा, इतना सा है वो उसका हाँ, पार्ट है। आपको स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट बनाना पड़ेगा, जहां एक बंदा बैठा हो जो 10 साल तक बैठ के वही काम करता रहे, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कमरे के अंदर कोई नहीं आए। और वो कौन होना चाहिए? एक्स टेक्नोक्रेट वाई होना चाहिए? जेड कोई भी हो जाए, अच्छा, किसी को बिठा दो, अच्छा, कोई बिठा दो, लेकिन मगर उसे डिस्टर्ब मत करो। 10 साल तक उसे डिस्टर्ब नहीं करो। ये नहीं हो कि शाम को आए कि यार हो सकता है मेरी कुर्सी जाने वाली है, या ये आज यूं करना है, इसको यूं करना है, इसको यूं नहीं, यूं करना है, यूं नहीं करना है। ये है मुसीबत, जो मैं बार बार आपको कहा ना, प्लानिंग, ये है वो मसला। बाहर से मदाखलत ना हो। हाँ, जिसके अब आपने जिम्मेदारी दे दी, उसको छोड़ दें कि वो ये छोड़ काम दे, करे। और उसको टाइम भी दो ना, जी, टाइम भी दो ना। हाँ, ये नहीं होता कि शाम को आप वजीर आजम साहब का दिल चाहा के पेट्रोल की प्राइस कम कर दें, फिर दिल चाहा के पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें, फिर दिल चाहा के नेशनलाइज कर लें, फिर दिल चाहा के पैराडाइज कर दें। ये नहीं हो सकता। फैसला कर लें कि क्या करना है। क्या कर तो आपको स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बनाना पड़ेगा। और मेरा अपना ख्याल है जाती, जो आज हमारे बाकी इदारे हैं वो इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। ये मैं मुख्तलिफ चीजें देख रही हूँ। एक तो SIFC का आपने कहा गया कि वो एक छोटा सा हिस्सा है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, उड़ान पाकिस्तान, फिर ये मिनरल वाला नहीं मामला। नहीं, ये देखिए, ये ये सब बहुत बहुत छोटे छोटे हैं। इनको आपको एक जगह पे लाना पड़ेगा सबको, जिससे मैंने सबको कहा एक ही अम्ब्रेला के नीचे। आपको एक बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी क्या होगी अच्छा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। कमरे में बंदे अंदर बंदे बंद करो 5, अच्छा, और उनको बोलो सिर्फ अपना रिकमेंडेशन कागज में बाहर दे दे, किसी से मिले भी नहीं, हम्म, कि ये मुझे करना है 10 साल तक। हम्म, हम्म, शाम को टीवी पर आके सियासी तकरीरें करना, गोल गोल बातें करना, घुमाना, पॉलिटिशियन को जो खेलना है खेलें, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अवाम अब और लग्जरी बर्दाश्त नहीं कर सकते ये ड्रामेबाजी की। हम्म, यू नीड अ वेरी, जो आप इसको रिफॉर्म यूनिट कह लें, प्लानिंग कमीशन कह लें, जो नाम कहना है कर दे, हम्म। मगर आपको एक स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ेगी मईशत की। तो अभी तो ऐसे शो ये किया जा रहा है, जो जेस्चर ये आ रहे हैं कि जिस तरह आप जा रहे हैं शायद वो एक चीज नहीं हुई है, लेकिन नीयतें ऐसी हैं कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। आपको लगता है हो रहा है? नीयत का हाल तो अल्लाह जानता है बेसिकली। नहीं, आपको प्रैक्टिकल भी तो दिख रहा होगा ना। नहीं, देखिए, बात ये है ना कि इसको आप ट्रांसपेरेंट करें। ये नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल साफ आना, खुल के सामने करें। ये नहीं हो सकता कि जी हम कर रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे तरह का इदारा है, हम पब्लिक में नहीं आना चाहते। बिल्कुल खुल के सामने आएंगे, ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कोई हल ही नहीं है, वो भी तो हमारा इदारा है ना, कर ले। व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर खुल के सामने आते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? लोग फिर एतराज करते हैं ना। क्या एतराज क्यों करते रहे? एतराज, पाकिस्तान ज्यादा अहम है या लोग ज्यादा अहम है? पहले तो आप ये फैसला करो, एकदम मईशत चल रही है नहीं चल रही? आपको लगता है चल नहीं, रही है? नहीं, आप बताएं, 3 करोड़ बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा? मरियम नवाज की बड़ी अच्छी गवर्नेंस है ना, तो पंजाब में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेरे दफ्तर में चले जाओ, सारे सारे चाय बनाने वाले, ड्राइवर, सब सराइकी हैं। वो सराइकी कराची में नौकरी करना क्यों आते हैं? पेशावर वाले बंदे कराची में नौकरी करने क्यों आते हैं? रोजगार नहीं है ना। क्यों? इतना खराब शहर है कराची, फिर भी यहाँ सब कराची आते हैं, क्यों आते हैं? तो ये तो समझने वाले लोगों को समझ नहीं आएगी तो बेवकूफ़ी है। डू नॉट अंडरस्टैंड दैट इज देयर राइट। नहीं समझे, दीवार पे लिखा हुआ है, इसमें कोई किसी को समझाने की जरूरत थोड़ी है कोई। लेकिन हर रोज ऐलान तो हो रहे हैं। अभी मेरे सामने ये जो एक चीज पड़ी हुई है, तुम एक काम करो, हकीकी टैक्स तुम एक काम जी, करो, तुम जी, एक काम करो, जी, 1947 से लेकर 2026 तक की पाकिस्तान के मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की मेरे तकरीर उठा दो। हाँ। अगर 2-4 जुमलों के अलावा कोई फर्क हो तो मुझे बता देना। बस आखिरी साल है ना ये? अच्छा, फिर हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। बस हुकूमत अपने आखिरी, बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम बस किक ऑफ करने वाली है।
6% की ग्रोथ है इंडिया की। हाँ। लेकिन अभी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हकीकी टैक्स रिफंड के इजरा में ताखीर जैसी रुकावटों को दूर करने के लिए 60 अरब डॉलर देखिए की मेरी बात दुगना किया है, ये एक्सपोर्ट इमरजेंसी, मेरी ये बात क्या है? मेरी बात सुन। जी। अगर वजीर आजम को टैक्स रिफंड के मामलात में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है ना, तो ये खुद एक नाकामी है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और एक ड्राइवर है और मैं गाड़ी का टायर खुद चेंज कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और 2 ड्राइवर है और 3 नौकर है और मैं गाड़ी का टायर खुद चेंज कर रहा हूँ, तो ये नलायकी मेरी है, कोई काबिलियत नहीं है कि मुझे टायर चेंज करना आता है। ये पोजीशन है, ये जो आपने बात की अभी, रिफंड ये हो गया, रिफंड ये हो कर दिया, ये क्या बात है करने वाली? ये क्या बात है? कोई बात है करने वाली? ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। डिजिटल आ गया, डिजिटल चला गया, ये तो थर्ड लेवल की चीज करने वाली चीजें हैं। तो ये किसने करनी है? ये आप ये बताएं कि 2.5 करोड़ बच्चा कब पढ़ेगा? ये बताएं ना, क्यों 2.5 करोड़ बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? दैट इज द क्वेश्चन। ये थोड़ी है कि रिफंड इशू कर दिया, रिफंड नहीं कर दिया, वो ये वाला कर दिया। मतलब ये सब बेकार की बात। एक्सपोर्ट, कोई चीज होगी तो एक्सपोर्ट करोगे ना। क्या एक्सपोर्ट करोगे? एक्सपोर्टेबल चीज होनी चाहिए ना। क्या एक्सपोर्ट करोगे? है ही नहीं कोई चीज एक्सपोर्ट करने के लिए। जो चीज एक्सपोर्ट करने के लिए है उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे ना। मैं अभी आपको डेटा पढ़ रहा था, पाकिस्तान में लास्ट ईयर 7.5 लाख लोगों ने इमिग्रेशन ली है। उसमें से 1,17,000 ड्राइवर हैं। 1,17,000 ड्राइवर हैं। हमारे लोग ड्राइवरी का लाइसेंस लेके चले जाते हैं बाहर, बेचारे क्या करें? दैट इज अ क्वेश्चन। ये समझिए ना कि क्या हो क्या रहा है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्यों कुछ नहीं है? हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए इसलिए कुछ नहीं है कि पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की एक्सपोर्टेबल चीज जो है वो थी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए होती है कॉटन। कॉटन में आप पिछले 50 साल में नीचे आए हैं, क्वालिटी में भी और प्रोडक्शन में भी। क्वालिटी में तो नीचे आ गए। अब पाकिस्तान के पास कोई गुड क्वालिटी लिंट पैदा नहीं हो रही। पाकिस्तान कोई ऐसी कॉटन पैदा ही नहीं कर रहा जिससे वो 40 काउंट का धागा बना ले। आप काउंट समझती हैं? काउंट समझते हैं धागे की मोटाई को। अच्छी फैब्रिक बनती है 40 प्लस के चीज काउंट से। पाकिस्तान के पास वो कॉटन ही नहीं है जिससे 40 प्लस का धागा बन सके। हम सिर्फ ये बना सकते हैं जीन्स और ये और वो, और हमने कॉटन का कोई सीड डेवलप ही नहीं किया पिछले 50 साल में। और कॉटन की प्रोडक्शन कम हो रही है और चीनी की प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो आप किस दुनिया में बैठे हैं कि हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करेंगे? ठीक है, अब आ जाएं रेडीमेड गारमेंट पर। रेडीमेड गारमेंट की जहां भी इंडस्ट्री होती है दुनिया में, उसमें वर्कर होते हैं औरतें। ठीक है। और पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल है वर्सेस मेल, वो कम हो रही है क्योंकि हम बड़े मजहबी हो गए। हम अपनी औरतों को घर से बाहर निकालना नहीं चाहते। तो पाकिस्तान में फीमेल एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है वर्सेस मेल एम्प्लॉयमेंट। और टेक्सटाइल में हमेशा फीमेल एम्प्लॉयमेंट होती है जो निटिंग सोइंग करती है। कभी आप ईस्ट पाकिस्तान जाके ढाका को देखें, स्टडी करें। छोड़े तो ये बात है क्या, आपके यहाँ तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दारुल उलूम बना हुआ है। क्यों बनाया है आपने? साइड में भी एक दारुल उलूम है। क्यों बनाया दारुल उलूम, मुझे बताइए। क्या कोई जवान लड़की अनमैरिड कोरंगी और साइट में रात को ट्रेवल कर सकती है अकेली? आप कहते हैं एक्सपोर्ट नहीं हो रही। किस दुनिया में बैठे? क्या बातें कर रहे हैं आप? क्यों आप, मतलब कॉटन के अलावा क्या है सर? कॉटन के अलावा राइस। अच्छा, उसका क्या पोजीशन है? राइस तो बेहतर है, फिर भी राइस का क्वांटिटी लिमिटेड है। अच्छा, अब आगे चले। हमारा जो एक्सपोर्टेबल चीज है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज।
अच्छा not human resources itself. अच्छा मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, बैक ऑफिस सर्विसेज, जिसमें आप यहाँ से बैठकर बाहर के मुल्कों में दें, वो हम तरक्की कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जी। मेरी फर्म जो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स थी, जिसमें मैं पहले था, जो है फर्गूसन है, उन्होंने आईटी पार्क बनाया था। आईटी पार्क जहाँ से वो अमेरिका को सर्विस प्रोवाइड करते थे 1998 में, कलकत्ता में। 98 पाकिस्तान में एक भी आईटी पार्क नहीं है। आईटी 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 करते हैं ना ये सारे, इतना हाँ बता दे नारे होते हैं। कितने आईटी पार्क है, बता दे। कभी इन्होंने जमीन दी किसी बंदे को कि यार ये जमीन ले लो, इसमें आईटी के लिए बैक ऑफिस बनाओ? बताएं कितने आईटी पर रहे आपने आईटी पार्क बनाए? हालांकि बातें बहुत होती हैं, क्या सियासी नारे। देखो मैंने कहा ना, मैं इनको सीरियसली लेता, आप सीरियस लेते हो ना, मैं तो सीरियसली लेता इनको। आप क्या हैसियत है इनकी? सर हमें लगता है कि शायद आने वाले दिनों में कुछ सोच के कुछ कर ही लेंगे। नहीं देखिए, देखिए यही खराबी है ना कि हम ये समझ रहे हैं कि कुछ होने वाला है। मैं आपको कह रहा हूं ना कि आपके पास मेडिकल का, आपके पास इंजीनियरिंग का, आपके पास एजुकेशन का, आपके पास नर्सिंग का, आपके पास मेडिकल टेक्नीशियन का बहुत बड़ा वो है, बल्क है, जी हाँ। जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से बैठकर। जी हाँ। अब क्या कर रहे हैं आप? नर्स चली जाती है बाहर, आप बाहर से मरीज लाएं, इलाज करें, वापस भेजें। मेडिकल टूरिज्म जिसे कहते हैं। तो वो तो नहीं हो रहा ना पाकिस्तान में। कितना हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? मेडिकल टूरिज्म की क्या बात करते हैं, अफगानिस्तान से हमारे पास आते थे मरीज, मेडिकल टूरिज्म का है। आपको पता है ना, पेशावर में हमारे पास हॉस्पिटल सारे उन्हीं से चलते थे। क्या हुआ, सरहद बंद, काम खत्म। नहीं वो तो आपकी बात दुरुस्त है, मगर मैं मेडिकल SIUT में मेडिकल टूरिज्म कर, क्योंकि मैं तो पैसे नहीं लेता, मगर मैं आपको पता है सेंट्रल एशिया तक के लोगों को आज भी करता हूँ। देखिए सवाल ये नहीं है जी। फिर मैंने आपको कहा कि सवाल ये है कि हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने की सड़क तो बनाए ना, प्लान तो बनाए ना। प्लान ही नहीं बन रहा। अब आप कहते हैं उड़ान पाकिस्तान। जी मैंने, ठीक है, अब पहली बात तो उड़ान लफ्ज ही गलत है उर्दू में, और दूसरा उड़ान पाकिस्तान की फिगरें जो लिखी हुई है वो किसी कागज से मिलती है? एक्सपोर्ट है ओके, उस दिन भी किसी से रिकंसाइल होती है? इकबाल साहब ने एक कॉलम आर्टिकल लिखा। यार वो बेचारे पहले 30 साल प्लान 50, बड़ा अच्छे शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा इंसान है। आर्टिकल पढ़ा होगा आपने? नहीं आर्टिकल तो पढ़े मैंने 50 साल, सारा दिन यही काम करते हैं, आर्टिकल पढ़ते रहते हैं। क्या फायदा होता है आर्टिकल पढ़ते रहे? फायदा क्या है? कितने अरसे से प्लानिंग मिनिस्टर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी एहसान इकबाल साहब औरंगजेब को साथ बैठे देखा है? कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जिसमें एहसान इकबाल और औरंगजेब बराबर बैठे हो? प्लानिंग और फाइनेंस आपस में रिश्तेदार नहीं है? अच्छा इसको आगे चलते हैं। कभी जिंदगी में आपने पाकिस्तान में प्लानिंग मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठे देखा है? इंडिया में एक मिनिस्टर और प्लान, अच्छा आपको एक बात बता दूं, इंडिया ने प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया है। अच्छा, प्लानिंग कमीशन दुनिया में अब नहीं होते। जब से स्टेट, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने प्लानिंग कमीशन बनाए, मगर मैं बताऊं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति तो होनी चाहिए ना। अच्छा अब आगे चले। इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता था बॉन्टेक सिंह आलोवालिया। अच्छा, और एक होता था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। हम कहते हैं कि सिख होते हैं, दोनों सिख थे। एक तो उसका नाम था बॉन्टेक सिंह आलोवालिया और एक था मनमोहन सिंह। अगर आप आज इंडिया की तरक्की, इकोनॉमिक तरक्की को रियलाइज करते हैं ना, उससे भी इन दोनों आदमी की वजह से। और बॉन्टेक सिंह आलोवालिया 12 साल या 10 साल चेयरमैन प्लानिंग कमीशन इंडिया का रहा। एक दफा मैं इंडिया गया तो मैंने कुछ कहा कि यार ये अमेंडमेंट छोटी सी करनी है। उन्होंने कहा नहीं सर, अगर हमारी प्लानिंग में डिसाइड हो चुका है कि ये ऐसे होगा तो ये ऐसे ही होगा, फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। और आपको ये बात पता है, आप कह रही थी ना फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह चकवाल का रहने वाला है, पता होगा आपको शायद, चकवाल के रहने वाले हैं। उन्होंने जब आए वापस तो उन्होंने कहा कि
मैं जब छोटा सा था तो मेरे घर के पास एक मस्जिद थी, तो उस मस्जिद के मैं देखता था कि वज़ू करने के लिए पानी ठंडा होता था, तो मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ गीज़र लगा दी जाए। तो उसके गाँव वालों ने खत लिखा कि सर अब मस्जिदें 2 हो गई हैं, तो 2 गीज़र भेजें। ठीक है? अच्छा सुनें, अच्छा मनमोहन सिंह ने 12 साल या 10 साल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी एक क्लास भी ली है कहीं? किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी कोई क्लास, स्कूल, कागज, किताब खोली है? तो क्यों उठा के ले आते हैं क्या? हम उनको फिर? नहीं, जो पाकिस्तान वाले वो भी ऐसे ही हैं। उसकी वजह ये है मैडम, उसकी वजह ये है कि हमने ये डिसाइड किया था कि हस्बुना किताब अल्लाह की किताब काफ़ी है, वो एक किताब है, वो भी नहीं पढ़ेंगे। तो हमने कहा कोई और किताब तो पढ़नी नहीं ना हमें, हमने तो कोई किताब पढ़नी नहीं, एक अल्लाह की हस्बुना किताब अल्लाह, एक किताब काफ़ी है, वो भी नहीं पढ़नी। आखिर में थोड़ा सा वक्त रह गया है, मैं चाहती हूँ कि इसको वाइंड अप करें, लेकिन मैं ये जो दोस्त मुमालिक के हमारे यहाँ जब बहसें होती हैं ना, तो दोस्त मुमालिक के कर्जे ये क्या है सर? थोड़ा सा हमें ये भी बताइए। देखिए, मईशत में कोई दोस्त नहीं होता। अच्छा। मैंने आपको इस इंटरव्यू के शुरू में कहा था कि अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक की स्टडी को पढ़ना चाहेंगी, इकोनॉमिक्स की स्टडी पढ़ना चाहेंगी, तो पाकिस्तान का मईशत में सिर्फ एक ही दोस्त है, वो अमेरिका है, चाइना नहीं। चाइना मईशत में दोस्त नहीं, हो सकता है डिफेंस में हो, मगर मईशत में दोस्त नहीं है। अरब ममालिक, सऊदी अरब, अरब ममालिक भी दोस्त नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट है। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा कि मुझे एक्सपोर्ट बढ़ानी है और इंपोर्ट कम करनी है, तो मेरी एक्सपोर्ट कहाँ होती है? मैं कहाँ बेचता हूँ अपना सामान? अमेरिका और यूरोप। और मैं कहाँ से मंगाता हूँ ये सारे सामान? चाइना से। तो बेवकूफ होता है वो बंदा जो कस्टमर को नाराज करता है और सप्लायर को खुश करता है। हम वो हैं, हम वो बेवकूफ कौम है जो अपने कस्टमर को नाराज करती रहती है। हर रोज हम कहते हैं बर्ग बर्ग अमेरिका मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, वो मुर्दाबाद, और चाइना को हम सर पे बैठाते हैं ट्रेड के लिए। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती जब तक आप चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिवाइज नहीं करेंगे। तो उसमें कबाहत क्या है फिर? क्या उसमें कबाहत क्या है, क्यों नहीं हो रहा? कबाहत ये है कि हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और वलील अलकायद से ज्यादा गहरी है। तो फिर आप कर लें, फिर आप चला लें। आज आप बता दें इस कमरे के अंदर कौन सी प्रोडक्ट है जो चाइनीज नहीं है? बच्चों के कपड़े से चाइनीज, कौन सा प्रोडक्ट है आपकी जिंदगी में जो चाइनीज नहीं है? उन्होंने तो अमेरिका की इकोनॉमी तबाह कर दी, हम क्या चीज हैं? अच्छा, ये हमें समझ नहीं आती बात, हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, हमें बिल्कुल टोटली। अच्छा, पाकिस्तान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ है? दोस्त टर्की, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना। अगर ये 5 ट्रेड एग्रीमेंट बंद कर देना, पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ 2% बढ़ जाएगी। दोस्त मुल्क के साथ पाकिस्तान का, आपको याद होगा, आप भी इसी मुल्क में रहती हैं, आपको याद होगा कि हम सारे बनास्पति घी खाया करते थे, या असली घी खाया करते थे, या सरसों का ऑयल खाते थे। अब हम सारे एक हेल्थ के लिए डेंजरस पाम ऑयल खाते हैं। क्यों? क्योंकि मलेशिया हमारा दोस्त मुल्क है। दोस्ती के नाम पर तो बड़ा कुछ मेरे साथ हुआ है ना। मलेशिया दोस्त मुल्क है, वहां से पाम ऑयल आता है, हम बनाते हैं, पाम ऑयल खाते जाते हैं। अब सरसों का तेल भी नहीं है, अब गलोले का तेल भी नहीं है, अब असली घी भी नहीं है। सब हमारी ऑयल सीड की इंडस्ट्री ऐसी की तैसी हो गई और हमने पाम ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाम ऑयल मलेशिया से आ रहा है और पाम ऑयल खाए जा रहे हैं। ठीक है, और आपको कोई पूछने वाला नहीं। ये है इकोनॉमिक प्लानिंग। आप बताएं कि क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? आप मुझे एक और बात बता दें, क्या चाइना की जो इंपोर्ट पाकिस्तान में हो रही है चाइना से, क्या वो अंडर इनवाइस नहीं है?
क्या उसमें हवाला नहीं हो रहा? हवाले का कारोबार किसके खाते में चल रहा है? मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, आप मुझे अंदर करवा दोगी, आप तो पेशावर चली जाओगी, मुझे यहाँ जवाब देने पड़ेंगे। क्या चाइना की प्रोडक्ट अंडर इनवाइस नहीं है? मगर मैं आप क्योंकि इस पेशावर से आई हो तो आपको खुश आमदीद कहता हूँ, मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जितना नुकसान मुझे अफगान ट्रांजिट ट्रेड ने पहुँचाया है, आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ तो इसके बड़े कसीदे पड़े जाते हैं। आपको पता है कि अफगानिस्तान में कोई आदमी ब्लैक टी नहीं पीता, मस्त सब चाय ग्रीन टी चलती है, कोई चाय वाली नहीं पीता, और सारी चाय ब्लैक टी इंपोर्ट होती है अफगानिस्तान के नाम पर, सब पाकिस्तान में बिकती है। सबसे बदतरीन ट्रेड एग्रीमेंट अगर कोई है दुनिया में लैंडलॉक कंट्री का, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। बंद करें इसको, बंद कर दें, खत्म कर दें। और मैं आपको एक और बात आज कहने जा रहा हूं, अगर अफगानिस्तान के मैटर को हैंडल नहीं किया गया तो फ्रंटियर की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये तो हमारे लोग कह रहे हैं जी, यही तो हमारे लोग चीख रहे हैं। नहीं तो आपके लोग चीखते रहे, मगर आपके लोगों की आवाज तो नहीं आ रही ना, हमें तो नहीं आ रही आवाज, आपके लोगों की आवाज तो नहीं आ रही ना, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स करने जा रही है। आपको हमारे लोगों की आवाज नहीं आ रही? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि पिछले 40 साल में कौन सी इंडस्ट्री लगी है फ्रंटियर में? हाँ, ये नहीं लगी। ये बुनियादी सवाल है। कौन सा बंदा है मैरिड आदमी है फ्रंटियर में जिसके 8 बच्चे नहीं है? पॉपुलेशन ग्रोथ हाईएस्ट है फ्रंटियर में, क्यों हाईएस्ट है? पोलियो के टीके आप नहीं लगने देती, फैमिली प्लानिंग आप नहीं करने देती, औरतों को काम आप नहीं करने देती, तो आपके साथ क्या करें बताएं? हम आपको कहाँ सर पे बैठाएं? क्या करें आपके साथ? आप कह रही ना आवाज नहीं आ रही, काम तो आप करने नहीं देते हमें, फैमिली प्लानिंग आप नहीं करने देते, लेडीज को वर्किंग आप नहीं करने देते, पोलियो के टीके आप नहीं लगाने देते। कौन है ये लोग जो रोकते हैं? पब्लिक क्यों नहीं उनके सामने आती? जो लोग फैमिली प्लानिंग को रोक रहे हैं, लेडीज वर्कर को रोक रहे हैं, आप मुझे एक बात बताएं, कितनी लेडीज वर्कर हैं पेशावर में? क्यों नहीं औरतें काम करती? देखो एक बात याद रखो, कभी किसी मैरिड औरत के एम्प्लॉयड औरत के 4 से ज्यादा प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, मैक्सिमम 3-4। ये जो 8-8 प्रेगनेंसियां हो रही है वो घर में बैठी है ना, बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास 40 साल में आपने एक धेले की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं की, एम आई राइट? तो वो आबादी कहाँ खपाओगी? वो टेररिज्म नहीं करेगी तो क्या करेगी? आप बताएं ना मुझे, क्या करेगी? अब हमने अफगान ट्रांजिट भी बंद कर दी। अब जो आप कह रही हो ना, अफगान ट्रांजिट बंद की है तो आपकी तो तबाही हो जाएगी। अगर आपकी अफगान ट्रांजिट बंद होगी तो आप तो भूखे मर जाओगे, राइट? तो फिर मगर क्या अफगान ट्रांजिट की जो लीकेज है, क्या हम उस पर जिंदा रहेंगे? सवाल तो ये है ना। आपको पता है मेरा शदीद झगड़ा हुआ था पीडीएम और ट्राइबल एरिया के सेनेटर से। अच्छा जी, किस बात पर? इसी ट्राइबल एरिया की इंडस्ट्रीज के ऊपर। वो सब चोरी पे मुश्तमिल है, वो सारे वहां बैठ के टैक्स की चोरी करते हैं, बिजली का बिल भी देते, टैक्स की चोरी करते हैं और प्रोडक्ट पाकिस्तान में बेचते हैं। सारी घी मिलें लगी हुई है ना, जमरूद में लगी है ना, कहां बेचते हैं वो? तो मेरा कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान में आतिशफिजा में बैठा हुआ है फ्रंटियर, कहते हैं ना, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा। आप पता नहीं आप शायद उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा, जो भी आप उसका नाम कर ले। देखो मेरी बात सुनो, आपको पता ही नहीं हमारा क्या नाम है? नहीं, केपीके मुझे आज तक समझ नहीं आया। खैबर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, खैबर तो यहूदियों का नाम है, वो वहां होता था, ज्यूस का नाम है, आपने वहां से उठा लिया। आप हिस्ट्री पढ़ ले, इस पे मैं आपके साथ 2 घंटे का प्रोग्राम कर सकता हूँ कि खैबर का मतलब क्या है, 2 घंटे का। तो पख्तूनख्वा क्या है? पख्तूनख्वा क्या होता है? पख्तूनख्वा क्या होता है? देखिए बात ये है कि ये इलाका, दिस इज अफगानिस्तान ऑफ पाकिस्तान, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अफगानिस्तान ऑफ पाकिस्तान है। तो अफगानिया होना चाहिए था फिर। जी अच्छा, अब आगे सुने। और आप इसको किसी और टर्न में ले लेंगी, मगर मैं ये समझता हूं कि अफगानिस्तान इज
satellite state of Pakistan. It should always be under Pakistan. मेरा बड़ी फर्म बिलीव है इसके ऊपर। अब बहस कहीं और चली जाएगी। क्या? अब बहस कहीं और चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ खंडहार और काबुल जो है ना, जी हाँ, इट शुड बी कंट्रोल बाय पेशावर, बिकॉज वो तो वक्त इलाका हमारा है। ये उल्टा है। वो जो गफ्फार खान कहता, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं वो इंसान हूं जो गफ्फार खान के जनाजे में जलालाबाद गया था। अच्छा। हाँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि खंडहार और काबुल ये दो अलग अलग मुल्क हैं, एक नहीं है। खंडहार इज द पख्तून एरिया, काबुल इज नॉट अ पख्तून एरिया, और इसको सेटल करना पड़ेगा, मगर वो हमारा कंट्रोल होगा। मतलब आपने उनको आजादी देकर या उनकी बातें उनको बहुत सर पे चढ़ाकर आपने उनको खराब किया हुआ है। दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इस पे हम इंशाल्लाह एक और बाद में बात करेंगे। बड़ी अच्छी ये गुफ्तगू है, हमारे पख्तूनख्वा वाले बड़े पसंद करेंगे कि आप जनाजे में जब गए थे तो क्या हुआ गया था, तो बम फट गया, बम ब्लास्ट हुआ था। यस, मैं तो गाड़ी लेके गया था अपनी लाहौर से। वो मंजर आपने देखा, वो आपके सामने हुआ? सब कुछ देखा। आई हैव सीन द ग्रीनरी ऑफ जलालाबाद आल्सो। जलालाबाद इज अ ग्रीन प्लेस। आपके पास फिर आना पड़ेगा इस पे गुफ्तगू। अच्छा, आखिरी सवाल, हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। पहली समाई की शरह नमूद जो है 3.7% है। मैन्युफैक्चरिंग में रवा माली साल के पहले 4 के दौरान 5% इजाफा हुआ। आप क्या कहते हैं? वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो मैंने पूछा कि आप इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? उसने कहा कि मैं दिखा दूंगा इंक्रीज इन लाइफ स्टॉक। तो मैंने कहा उससे क्या फायदा? कहने लगा यार लाइफ स्टॉक का थोड़ी पता है कितने गाय के बच्चे पैदा हुए, तो बाकी तो काउंट हो जाता है ना। अब आप देखिए ये जो जीडीपी की ग्रोथ होती है ना, इसका क्या मेजर होता है? बड़ा आसान होता है। अच्छा। तो क्या होगा कि जी इंडस्ट्री इतनी बड़ी, सर्विस इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी, और लाइफ स्टॉक 3% बढ़ गया। तो लाइफ स्टॉक 3% जब बढ़ जाता है तो जीडीपी बढ़ जाती है। तो मैंने पूछा आप लाइफ स्टॉक क्यों बढ़ाते हैं? तो लाइफ स्टॉक इज द ओनली थिंग, यहाँ रिकॉर्ड ही कोई नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में कितनी भैंसें और गाय ने कितने बच्चे दिए। ठीक है, तो ये जो आप कहानियां सुना रही है ना मुझे, ये कहानी अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है, और मगर पाकिस्तान के अवाम का टेस्ट अच्छाई या बुराई का वो ये नहीं है कि जीडीपी 3.4 या 3.5 या 2.9 या 2010 है। वो ये है कि अमीर और गरीब का गैप कितना बढ़ रहा है। दूसरा टेस्ट ये है कि पॉपुलेशन किस रेट पे बढ़ रही है। तीसरा टेस्ट ये है कि अनएजुकेटेड वो क्या है, और चौथा यह है कि जो बच्चे पैदा होने से पहले मर जाते हैं। ये 4-5 जो आज की दुनिया में इंडिकेटर्स हैं, वो ये इंडिकेटर है जो इकोनॉमी को डिवाइड करता है। और चौथा आखिरी कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट की है जो बाद में इकोनॉमिक्स को जगह देगी। ये सारी चीज़ें हैं। ये जीडीपी इमरान खान भी 6% पे खेल रहे थे, शरफ भी 6% पे खेल रहे थे, फिर 6% से 7%, 7% से 6%। अब इन चीज़ों को लोग सीरियसली लेते। ठीक है, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे दे दे, मैं लाइव स्टॉक बढ़ा देता हूँ, 4-5 गाय के बच्चे पैदा कर देंगे, कोई मसला नहीं है। आप पूछे ना लाइव स्टॉक की इंक्रीज कहाँ से आती है? कभी ब्यूरो, आप एक इंटरव्यू करें ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वालों का, उनसे पूछे कि तुम कहाँ से निकालते हो ये फिगरें, ये तुम जो कह रहे हो कि ये इतनी % बन गई, वो इतनी % चली गई, वो इतनी % कम हो गई, ये तुम लाते कहाँ से हो? वो इस्लामाबाद में ऑफिस है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, वहाँ चली जाओ। तो ये सारी बातें बेकार हैं। यस, मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि हमने एक बहुत बुरा टाइम देखा है। इन लास्ट ईयर ऑफ 25 चीज़ें बेहतर हुई हैं, और मैंने आपको पहले कहा उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर है यूएसए इज प्लेइंग ऑन आवर साइड। व्हाई नॉट, दैट्स द सेकंड क्वेश्चन, बट दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान इन अ रियल वे, और दैट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि जब यूएसए पाकिस्तान के साथ चलता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरी ट्रिजेक्टरी पे चली जाती है। लेकिन उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होता है। क्या कभी आप बता दें कौन सा मकसद है जिसने आपको खराब किया? अगर उन्होंने आपकी ख्वाहिश थी कि रशियन को मारे, आपकी ख्वाहिश थी ना, ये हमारी ख्वाहिश थी। नहीं तो आपके कम्युनिज्म को बर्दाश्त कर सकते थे?
ज़िया-उल-हक बहुत साहब, सा अलग कहते हैं, हाँ, हाँ, आपकी नहीं। ख्वाहिश थी, ठीक है, आपका तो बड़ा ठीक है। उसके बाद वॉर ऑन टेरर आई, उन्होंने पैसे दिए आपको, उन्होंने आपसे कुछ नहीं माँगा, ठीक है। जो काफ़िर बोले थे, कम्युनिज़्म उनके खिलाफ लड़े, उन्होंने आपसे क्या चीज़ गलत माँगी है मुझे ये बताएँ ना? अमेरिका ने आपसे क्या माँगा है गलत जिसका जिस वजह से आप उनसे नफ़रत करते हैं कि उन्होंने किया। अब अगर वो अब्राहम अकॉर्ड माँग रहे हैं आपसे, हम्म, तो क्या बुराई है आपको? अहले किताब के साथ नहीं बैठना चाहते हैं? मैंने फिर आपको कहा, आप मुल्हिदों के साथ बैठ रहे हैं, एथिस्ट के साथ बैठ रहे हैं, अहले किताब के साथ नहीं बैठेंगे। अहले किताब आपको लगता है कि मान जाना चाहिए? एक नई बहस शुरू कर क्या दिया, इब्राहिम कार्ड मान लेना आपको पता चाहिए? है मैं पाकिस्तान का पहला आदमी हूँ जिसने पब्लिकली ये बात की थी, पब्लिकली, हम्म, कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। मुझे कोई इतराज़ नहीं। और आप हम इस तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है? नहीं जा रहे नहीं जा रहे की बात अलग है। मेरा 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 आप तो अपनी इनफरादी बात बता मेरा रहे हैं ना। मेरा इख्तिलाफ यहूदियों से, यहूदियत से नहीं है, हम्म, एक खराब यहूदी से। मेरा इख्तिलाफ दोस्ती मुसलमान से नहीं है, हम्म, मेरी दोस्ती अच्छे मुसलमान से है। मैं मज़हब की बुनियाद पे इंसानों को तक़सीम नहीं करना चाहता। मैं मज़हब, कोई यहूदी अच्छा इंसान नहीं हो सकता क्या? क्या यहूदी अच्छा इंसान नहीं हो सकता? आप बताएँ मुझे। और ये बात मैं आपको बता दूँ कि इसराइल यहूदी मुल्क नहीं है, इसराइल ज़ायनिस्ट मुल्क है। ज़ायनिज़्म में और जूडिज़्म में बड़ा फ़र्क है। इसराइल इज़ अ ज़ायनिस्ट कंट्री, नॉट अ ज्यूज़ कंट्री। तो यहूदियत जो है वो एक अलग चीज़ है और जैनिज़्म एक अलग चीज़ है। जो फ़लस्तीन में, गज़ा में हुआ, वो इंसानियत के खिलाफ मुजरिम है। और अफ़सोस की बात ये है, अफ़सोस की बात ये है कि 30 लाख आदमी का जुलूस निकला सिडनी में, और पाकिस्तान में किसी जगह पे भी हमारा मजमा 25,000 भी नहीं था। फिर आप कहते हैं हम इसराइल के खिलाफ हैं। आप किस दुनिया में रह रही हैं? बता दें मुझे, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का एक मुजाहिरा दिखा दें जिसमें आप कहें कि फ़लस्तीन की फेवर में हमने बात की है। 1.5 लाख इंसान मर गया, 1.5 लाख इंसान मर गया, ठीक है? और हम ईरान वाले कह रहे हैं कि हम जीत गए जंग, कभी कहते हैं हम हार गए जंग, कभी कहते हैं हम जीत गए जंग, कभी कहते हैं हम हार गए जंग। उन 1.5 लाख इंसानों का खून किसके ऊपर है? बताएं मुझे। क्या आपको नहीं पता था गजा में क्या हो रहा है? आज मुसलमान या इंसान ये जवाब दे कि वो 1.5 लाख इंसान, आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आज किसको याद है वो 1.5 लाख मुसलमान हैं? किसी को याद? कोई मोन्यूमेंट बनाई आपने? कोई यादगार बनाई कि 1.5 लाख गजा में मेरे लोग मर गए? वो जमात इस्लामी वाले टाउट लोग जो हैं वो आ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं और वो आके बयान देना शुरू करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें शीशे के पार नजर नहीं आता। इसराइल के नेतन्याहू एक किलर है, नेतन्याहू एक खराब इंसान है, सही इंसान नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जूइश के खिलाफ हो जाऊं। ठीक ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा टाइम दिया और बड़ी डिटेल से हमें चीज़ें बताई। लेकिन आपके साथ एक नशिस्त और कभी मैं कराची आई तो करेंगे और आपसे वो कहानी सुनेंगे जो बादशाह खान के हवाले से आपने बताई है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहबाज अहद साहब का, आपने इंटरव्यू देखा, ये गुफ्तगू सुनी, बहुत कुछ था इसमें समझने के लिए और समझने वालों के लिए। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।